ओके, गुड आफ्टरनून। कम्युनिटी की आज की क्लास में हम लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने स्टडी किया था कि हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो प्रिवेंशन के लेवल हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अलग अलग जगहों पे हम जाके प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को, ठीक है। तो इसी को हम आज समझने वाले हैं। प्रिवेंशन इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क और थ्रेट टू हेल्थ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब इसमें लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में दोनों टाइप की बीमारियों को हम रोक सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल है चाहे नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है ना। तो उन सब को रोकने के लिए हमारे पास 4 लेवल है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है प्राइमोर्डियल लेवल, इनके नाम आप याद कर लें। दूसरा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तीसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन और चौथा टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो अब इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है ना। प्राइमोर्डियल मतलब पहले से भी पहले। वैसे प्राइमरी जो प्रिवेंशन है वो पुराने टाइम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ही होते थे, बट अब हमने एक और इसमें ऐड किया है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जो प्राइमरी से भी पहले आएगा, ठीक है। होगा क्या है इसमें, इसको समझ लेते हैं कि प्राइमरी जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है इट इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रिवेंशन का एक ये नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है। मेनली इट इज यूज्ड फॉर क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज, क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है ना। तो ये जहाँ सी आपको दिख रहा है एक्चुअली एन होना चाहिए, है ना। तो जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है ये नया तरीका है और ये किन बीमारियों को रोकने के काम आता है? नॉर्मली जो लॉन्ग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो लंबे समय से चली आती है। कोई एग्जांपल बताएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का? नॉन कम्युनिकेबल कैंसर हुआ, हार्ट डिजीज हुई, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लंबी चलती है ना। तो इनको रोकने के लिए हम इस प्रिवेंशन का तरीके का यूज करते हैं। अब आता है कि इसमें होता क्या है कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, ठीक है। किसका प्रिवेंशन करना है? कि बीमारी का जो रिस्क फैक्टर है उसको भी ना होने दिया जाए, ठीक है। तो एक तो बीमारी हुई और बीमारी किससे हुई? उसके कारण से, और वो कारण भी ना पैदा होने दिया जाए, उसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसको हम समझ लेते हैं। ओबेसिटी और स्मोकिंग जो है, मोटापा और धूम्रपान, ये किसका पॉजिटिव फैक्टर है या रिस्क फैक्टर है? हार्ट डिजीज का या ट्यूमर का भी, है ना। तो अब हमें क्या करना है? हार्ट डिजीज या ट्यूमर को रोकने की तरफ नहीं जाना, हमें इसी को रोक देना है, ठीक है। कैसे रोकेंगे? कि ओबेसिटी ना हो, इसके लिए हेल्दी डाइट बताई जाए लोगों को बचपन से ही, और धूम्रपान ना करे इसके लिए उसको हम समझाएं, ठीक है ना। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाएं, तो ये क्या हो जाएगा? रिस्क फैक्टर को भी कम कर देगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का जो प्रिवेंशन होगा वो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, ठीक है ना। तो रोकने से भी पहले की रोकथाम है ना। बीमारी तो बाद में आएगी, उससे पहले जो इसके कारक हैं उन्हीं को ही हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रिवेंशन होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ओके। अच्छा, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे? इंटरवेंशन मतलब क्या क्या साधन है हमारे पास, है ना। तो पहला है कि टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, दिस इंटरवेंशन आर नोन एज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो ये जो तरीके होंगे उनको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहेंगे। इसमें आता है मेनली हेल्थ एजुकेशन। इट इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन टू एनकरेज फॉर अडेप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। ये हमने अभी डिस्कस किया है ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बचपन से ही उनको कह देंगे, क्योंकि मोटापा आप लोगों ने देखा होगा, कई बच्चे बचपन से ही मोटा होना शुरू हो जाते हैं, बाद में उनको पतला होना मुश्किल होता है। तो बचपन से ही स्कूल लेवल से ही उनको हेल्दी फूड की आदत डलवानी है, ताकि फ्यूचर में उनको हार्ट डिजीज ना हो जाए। तो इतना एडवांस में जो हम प्रिवेंशन करते हैं
उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, है ना। इसी प्रकार उनको स्मोकिंग रोकने के लिए भी पहले से ही कह देंगे कि स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान है, उनको एडवांस में बता देंगे, क्योंकि बचपन में जो आदतें आप डाल देते हो वो हमेशा लाइफ टाइम उनके दिमाग में छप जाती है, हमेशा वो याद रखते हैं, है ना। ये उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। अब मेन काम शुरू होता है हमारा प्राइमरी से। अब बीमारी सामने खड़ी है, अब पहले हम रोक नहीं पाए, प्राइमरी प्रिवेंशन अपनाया नहीं, या वो अपनाने के बाद भी बीमारी सामने दरवाजे पे खड़ी है, तब हम बीमारी से रोकने का प्राथमिक प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन काम में लेंगे, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज और इंजरी बिफोर इट अकर्स। कोई बीमारी होने से पहले अपनाए गए तरीके प्राथमिक वाले कहेंगे, ये प्राइमोर्डियल से थोड़ा सा बाद में है, ठीक है ना। अब बीमारी सामने आ गई है, दिख रही है कि ये होने वाली है, जैसे कहीं कम्युनिकेबल डिजीज फैलने वाली हो और हमें पता लग गया हो, तो जो रोकने के तरीके हम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू द हैजार्ड दैट कॉजेज द डिजीज और इंजरी। अब इसमें क्या करेंगे कि जो भी खतरे हैं उस बीमारी के होने के कारण उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे या हटाएंगे, एक्सपोजर नहीं होने देंगे। जैसे मान लो हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल में कोई मरीज है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है, उसको हेल्दी लोगों से मिलने के लिए रोक दें तो वो एक्सपोजर नहीं होगा और वो बीमार नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जो हम कोविड के दौरान जो हमने तरीके अपनाए थे वो सारे कौन से थे, प्राइमरी प्रिवेंशन थे, क्योंकि बीमारी बिल्कुल सामने थी, तो उसको रोकने के लिए मास्क पहनना, ग्लव्स पहनने, वो सारे तरीके हमारे प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन के आ जाएंगे। तो बीमारी होने से जस्ट पहले क्या क्या हम अपना सकते हैं, ना। और क्या कर सकते हैं, अल्टरिंग द अनहेल्दी और अनसेफ बिहेवियर दैट कैन कॉज डिजीज और इंजरी। जो अनसेफ बिहेवियर है उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली हमें रोकना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने ड्यूरिंग इसमें देखा था कि जब हम HIV का बहुत ज़्यादा जोर था तो उस समय हर जगह हेल्थ एजुकेशन ये चलती थी कि सेफ सेक्स होना चाहिए, सेफ ब्लड होना चाहिए, है ना। तो सेफ बिहेवियर आप रखोगे तो उस बीमारी से बच सकते हो, ठीक है ना। तो ये तरीके हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में काम में आएंगे। इसी प्रकार एक तरीका और है कि इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू द डिजीज एंड इंजरी, कि वो जो बीमारी आ रही है सामने उससे हम इम्यूनिटी हम अपनी बढ़ा लें, रेजिस्टेंस बढ़ा लें। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो हेल्दी डाइट, विटामिन C वगैरह लेने का उस समय कहते थे ना बहुत ज़्यादा, प्लस इंजेक्शन, वैक्सीन, है ना, वैक्सीन लगवा सकती है। प्राइमरी प्रिवेंशन इज अचीव्ड बाय द मेजर्स डेजिग्नेटेड टू प्रोमोट द जनरल हेल्थ। जिसे हम जनरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बताते हैं कि अच्छा हेल्दी खाना खाएं, प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करें, जिसमें ये मास्क, ग्लव्स, ठीक है, सेक्स, कॉन्डम वगैरह, ये प्रोटेक्टिव मेथड्स यूज हो गए, है ना। अगर रेस्पिरेटरी डिजीज है तो मास्क लगा लिया, सेक्सुअल डिजीज है तो कॉन्डम वगैरह का यूज़ कर लिया, ब्लड बोर्न डिजीज है तो सेफ ब्लड ले लिया, फूड बोर्न डिजीज है तो फूड को अच्छी तरह उबाल के खा लिया, ये तरीके हो गए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है, और हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये तरीके बताएंगे लोगों को, है ना, कि बीमारी ना। अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इज वैक्सीनेशन। इसके अलावा और तरीका क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन का, कि सबको मास लेवल पे वैक्सीन दे दो तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना, तो बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्राइमरी के अंदर आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट हेल्थ एजुकेशन, सेफ मेथड्स, वो सारे प्राइमरी के अंदर आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल भी अपन दे दें कि अगर मान लो ट्यूबरकुलोसिस को हमें प्रिवेंट करना है तो BCG का वैक्सीन लगा दिया, कोविड को प्रिवेंट करना है तो कोविड से बचाने का लगा दिया, है ना, मीजल्स को रोकना है तो मीजल्स का एक अभियान चला के रोक दिया, है ना। इस प्रकार हम बीमारियों को रोक सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इज नाउ बीइंग अप्लाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर एक्सेट्रा। अब ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ये कम्युनिकेबल के लिए भी काम आता है और नॉन कम्युनिकेबल के लिए भी काम आता है ना। नॉन कम्युनिकेबल के लिए भी हम जो रिस्क फैक्टर बन गई है उसको, उससे आगे रोग को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। हार्ट डिजीज़ के लिए भी इनको भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अब बचपन में हम नहीं रोक पाए, ओबेसिटी वगैरह हो गई,
अब वो ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अब क्या करें, अब हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि उसको या तो छोड़ने के लिए कहेंगे, और या फिर एक साधन है कि बीपी मॉनिटरिंग कर ले भैया, लगातार बीपी पे नज़र रख, अगर बढ़ने लग जाए तो ट्रीटमेंट शुरू कर देना, है ना, ये काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल का हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इनसे हम बीमारी को बचा लेंगे दूसरे लेवल पे ना। पहला प्राइमोर्डियल था, फिर हमने कोशिश करके प्राइमरी तक आ गए, तो हम जो भी वैक्सीन्स वगैरह हैं वो लगा के इम्यूनिटी बढ़ा के हमने प्राइमरी प्रिवेंशन कर दी। अब और आगे चलें, इतने पर भी अगर कोई बीमारी नहीं रुक पाई और फैलनी शुरू हो गई तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन, नेक्स्ट लेवल पे, है ना। उसमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज इंटरवेंशंस विच कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें अब बीमारी हो गई है तो हम क्या करेंगे कि बीमारी का प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करेंगे कि अगर माइल्ड डिजीज है तो मॉडरेट ना हो पाए, मॉडरेट है तो वो सीवियर ना हो पाए, और सीवियर भी हो जाए तो कम से कम कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, बीमारी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। और 2 लोगों में है तो वो 4 में ना फैले, 4 में है तो वो 8 में ना फैले, ये कोशिश करेंगे, है ना। तो इस टाइप की जो कोशिश होगी हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके में यूज़ हम करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो जैसे ये पता लगे कि बीमारी फैल रही है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करके और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कर लें कि 10 लोग हैं तो 10 का डायग्नोसिस हो गया, और अर्ली ट्रीटमेंट, उनका फास्ट जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दें ताकि एक्सपोजर कम से कम हो और बीमारी आगे नहीं फैले, और जिनमें हो गई है उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, आईसीयू तक ना जाए, ठीक है ना। इस टाइप के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ केसेज एंड कैरियर कम कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर केस हमने नहीं रोके तो हो सकता है बीच में कुछ कैरियर बन जाए, ठीक है ना, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हम ये सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्लाई कर देंगे ताकि जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिशन उसका कम से कम हो जाए। ओके, इन सेकेंडरी प्रिवेंशन वी ट्राई टू रिस्टोर द हेल्थ एज अर्ली एज पॉसिबल बाय द ट्रीटमेंट। कि जिस भी रोगों पेशेंट हमारे पास आ गया है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो समाज में जाके अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ कर सके और लोगों को बीमार ना बनाए, है ना। इससे हम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, सेकेंडरी प्रिवेंशन नीड क्लिनिकल मेडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब इस लेवल में हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है ना, कि अगर मान लो हॉस्पिटल में रहेगा, जल्दी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, आगे वो फैलाएगा नहीं, नर्सिंग केयर बेटर हो और ट्रीटमेंट उसका जल्दी जल्दी, और ट्रीटमेंट के दौरान भी उसको केयर हम देंगे। तो ये जो हॉस्पिटल वाली जो केयर चल रही होती है बेस्ट पॉसिबल, वो भी एक प्रकार का प्रिवेंशन है, पर उसका लेवल कौन सा होता है, सेकेंडरी। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन हर जगह इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम मरीज को तो ठीक कर रहे हैं, बट वो और लोगों को ना फैलाए, बीमारी महामारी ना बने, उसका प्रयास हमारा उस समय चल रहा होता है ना। ट्रांसमिशन को हम रोक रहे होते हैं। अब इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, इसके कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है कि द ड्रॉबैक ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इज दैट पेशेंट हैज ऑलरेडी बीन सब्जेक्ट टू मेंटल टेंशन, फिजिकल पेन एंड कम्युनिटी टू लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में तो हम बीमारी होने से पहले प्रयास कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था। अब यहाँ पर हम प्रयास तो कर रहे हैं, बट जो लॉस होना था वो तो हो गया, मरीज बीमार होना था वो हो गया, उसको पेन जो होना है वो हो गया, है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें थोड़ी सी कमी है। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ, प्राइमोर्डियल वाला। उसके बाद वो नहीं अपना पाए तो प्राइमरी वाला, और ये उससे भी कम लेवल का, बट प्रयास नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ भी हमें प्रिवेंशन के प्रयास करते रहने हैं, बट इसका थोड़ा सा फायदा कम है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन। अब सब कुछ हो गया, बीमार भी आ गया, हॉस्पिटल में भी आ गया, सेकेंडरी प्रयास हमारे फेल हो गए, अब क्या करें। अब होता है टर्शरी प्रिवेंशन। हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे अब भी। अब हम क्या करेंगे, अब कॉम्प्लिकेशंस को बचाएंगे कि कम से कम वो रिहेबिलिटेट हो, उसके बाद में डिसेबल ना हो जाए, अपंग ना हो जाए,
ठीक है ना, विकलांग ना हो जाए, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे वो बीमारी फैल ना जाए, उसके हम प्रयास करें, ठीक है ना। टर्शियरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज द इंटरवेंशंस टू रिड्यूस और लिमिट डिसेबिलिटीज। या तो हम डिसेबिलिटी को ख़त्म कर दें, डिसेबल हो ही नहीं व्यक्ति, और अगर हो रहा है तो लिमिट करें, कम से कम डिसेबल, ठीक है ना कुछ काम वो बाद में जॉब वगैरह कर पाए, इस लेवल का प्रयास करेंगे। तो ये भी हमारे प्रिवेंशन के तरीके होंगे, बट लेवल टर्शरी हो जाएगा, जो थोड़ा और भी कम इफेक्टिव है ना, बट हमें पता होना चाहिए कि वो भी प्रिवेंशन का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि टर्शरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज द इंटरवेंशंस टू रिड्यूस और लिमिट द डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज सफरिंग, जो प्रॉब्लम है उसको कम करें कॉज्ड बाय द डिजीज, एंड प्रमोट पेशेंट्स एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, कि जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके, कुछ खा कमा सके, बिल्कुल असहाय ना हो, इसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना। द मेन इंटरवेंशंस इन द टर्शियरी प्रिवेंशन इंक्लूड, अब क्या क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं कि जब वो ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी इस कंडीशन को अब घर जाके कैसे हो रहा है इसको प्रमोट करेगा, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि अगर वो डिसेबल हो गया है तो उसकी कुछ प्रोस्थेसिस वगैरह लगा के कुछ अपने आप को काम कर सके, कोई व्हील चेयर प्रोवाइड करवा दी किसी संस्था से बात करके, कोई उसके जो कृत्रिम अंग वगैरह लगाते हैं वो लगवा दिए, ऐसे करके उसको कुछ रिहेबिलिटेशन करवा दिया जाए सोसाइटी में, है ना, तो ऐसा प्रयास हम करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का प्रिवेंशन होगा, बट लेवल इसका टर्शरी हो जाएगा, है ना, बट फिर भी हम उसकी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, है ना। तो इसलिए टर्शरी प्रिवेंशन भी लाभदायक है, कम लाभदायक है बट लाभदायक तो है, ओके। टर्शरी प्रिवेंशन इज अचीव्ड बाय हेल्थ एजुकेशन। इसको हम कैसे अचीव करते हैं, सबसे पहले तो जब डिस्चार्ज हो रहा होता है या सोसाइटी में जा रहा होता है तो हेल्थ एजुकेशन अच्छी तरह उसको विल पावर मजबूत करके भेजो, कि अब आप ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो, जो भी आपकी अब एबिलिटीज़ हैं उसके बेस पे आप कोई काम कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का हाथ खराब हो गया तो पैर से कोई चलाने वाली मशीन उसको मिल जाए, उसमें जॉब कर ले, पैर खराब है तो बैठ के व्हील चेयर पे कोई काम कर ले, काम सिखवा दिया, सिलाई सिखवा दी। तो इस प्रकार जो सोशल वर्कर हैं वो भी हमारे हेल्थ में काफ़ी काम आते हैं, उनकी हेल्प लेके, जो NGOs वगैरह हैं उनकी हेल्प लेके हम उनको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के लिए बता सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी इसमें कर सकते हैं कि अच्छा हेल्दी डाइट वो ले ले। रिहेबिलिटेशन में मेडिकल रिहेबिलिटेशन भी आता है, कुछ मेडिसिन उसको बाद में लेनी पड़ सकती है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन भी आता है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मतलब कि उसको कुछ जॉब कर सके, वो ऐसा कुछ सिखवा दिया जाए, है ना। जैसे मैंने जो ट्रेनिंग वगैरह आपको बताई, सिलाई कढ़ाई ऐसा कुछ कर सके, है ना, टाइपिंग। सोशल रिहेबिलिटेशन भी होता है, ठीक है ना। सोशल रिहेबिलिटेशन क्या है, जब मान लो कोई ऐसी बीमारी होगी कि समाज उसको धुतकार रहा है, समाज में घुलने मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस समय भी हम कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करके उसको सोसाइटी की मुख्य धारा में शामिल करवा सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल रिहेबिलिटेशन, है ना। कई टाइप के रिहेबिलिटेशन होते हैं। और क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, अगर वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस है तो, है ना, काउंसलिंग वगैरह करवा के। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, जो उस टाइप के जो लोग हैं। अब हमें जो हॉस्पिटल वालों को तो पता होता है कि कौन कौन इस बीमारी से ठीक होके गया है, उनके नंबर वगैरह हो तो व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दो कि कोई भी अपनी प्रॉब्लम है वो सोल्व शेयर कर सके और उसको सोल्व कैसे किया है वो डिस्कस कर सके, है ना। तो इस प्रकार हमें हर लेवल पे पेशेंट की सहायता करनी है। लेवल कोई सा भी हो सकता है, प्राइमोर्डियल से शुरू होके टर्शरी तक, ठीक है ना। सिंपल है, कई बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो आपको चारों के नाम याद हो, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, और फिर थोड़ा थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन की इसमें करते जाए। ओके, थैंक यू।